क्लास 12 का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स हमारा चल रहा था, जिसके पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया। अब पार्ट नंबर 3 आता है। हमने किया था अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया वेग जब समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आता है, वो अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया वेग होता है, वैसे इसको आर से भी शो कर सकते हैं, कई बुक में इसको वी वार से भी शो कर सकते हैं। और जो विशिष्ट, इसके बाद में आता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई बताइए। तो इसकी अभिक्रिया वेग की इकाई हमने कर ली थी मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है। सबसे पहली बात तो जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने के दौरान जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी सांद्रता अभिक्रिया वेग के समानुपाती होती है। तो ये किसने बताया, किसमें बताया हुआ है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ये एक नियम दिया गया था, गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि हमेशा ही अभिक्रिया की दर जो होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है। यह अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया वेग जो होता है ना, इसको एक नाम और होता है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर से भी नोट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया दर का मतलब एक ही होता है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये किस में बताया हुआ है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को। ये गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हमारे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के आधार पर अभिक्रिया की दर डायरेक्टली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, ये हम निश्चित करते हैं। जैसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग के आधार पर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, N1A प्लस N2B, और ये किस में चेंज होते हैं? उत्पाद में। आप M1C या M2D लिख सकते हो या उत्पाद लिख दो। मेन मतलब हमें किससे है? रिएक्टेंट से, क्योंकि अभिक्रिया की दर जो होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगी। तो हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया की दर, ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी या समानुपाती हो जाएगी ए अभिकारक और बी अभिकारक के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगी, यानी ए अभिकारक और बी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो अभिक्रिया की दर, अगर इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? के ए N1 बी N2 ये आ जाएगा। अब के यहाँ पर क्या है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, या फिर इसको बोला जा सकता है वेग नियतांक। इसका एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? वेग नियतांक। या इसको बोल सकते हैं वेग स्थिरांक। क्या जाएगा? वेग स्थिरांक। या फिर बोला जा सकता है रेट कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट। जो के होता है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है, यानी कि के को विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोला जा सकता है। उसी को हम वेग नियतांक बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं या रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। अगर हमारे पास में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन से हैं? ए और बी। अगर ए और बी की जो सांद्रता है वो इकाई हो, इकाई मतलब इकाई मोल लीटर इनवर्स हो, यानी ए और बी की वैल्यू क्या हो? 1 हो हमारे पास में,
तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी, या अभिक्रिया की जो दर होगी वो ही उसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग हो जाएगा। तो अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी के, और के क्या है, एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग। देखिए अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की दर एक ही बात है। अभिक्रिया वेग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में समय के साथ जो परिवर्तन आता है वो अभिक्रिया वेग है। अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की दर एक ही बात है, जो है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये किसने बताया था, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार गुलबर्ग और भाग्य नामक वैज्ञानिक ने बताया था। एक रिएक्शन के दौरान हम ये करते हैं, अभिक्रिया की दर यहाँ ए और बी रिएक्टेंट है, उन दोनों की गुणनफल के समानुपाती हो जाएगी। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक या वेग स्थिरांक बोल सकते हैं, या रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ए और बी की वैल्यू इकाई हो 1 मोल लीटर इनवर्स हो तो अभिक्रिया की दर जो होगी वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग हो जाएगी। तो हमने अभिक्रिया वेग की इकाई कर ली। अब हमें किसकी इकाई के बारे में बात करनी है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई। विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई या वेग नियतांक की इकाई या वेग स्थिरांक की इकाई कैसे ही पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई बताइए। सॉरी यहाँ वेग नहीं आएगा, इकाई आएगी, यूनिट। या तो पूछा जा सकता है आपसे कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई बताइए, वेग नियतांक की इकाई बताइए, वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तो अब देखो विशिष्ट अभिक्रिया वेग के दौरान हमने ये लिखा था, ये सेम इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा, के ए N1 D N2 ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, के को इधर लेकर आएंगे क्योंकि हमें के की ज्ञात करनी है। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे आ गया ए N1 और B N2, और यहाँ पे क्या जाएगा, अभिक्रिया की दर क्या जाएगी, अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर जो है वो अभिक्रिया वेग ही है, और अभिक्रिया वेग की यूनिट हमने क्या लिखी थी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे कि क्या जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये एक ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन N1 और कंसंट्रेशन N2 कर देते हैं, या फिर आप सांद्रता लिख सकते हो। कंसंट्रेशन और सांद्रता का मतलब एक ही होता है, और सांद्रता जो होती है उसको किस में नोट किया जाता है, मोल बटा में लीटर में नोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, के ये लिख सकते हैं हम, ऊपर लिख दूँ मैं मोल बटा में लीटर और सेकंड इनवर्स, और इसके पावर 1 लगा सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो तो हम 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगी मोल बटा में लीटर, मोल बटा में लीटर, और ये N1 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल लीटर N2। ये ए रिएक्टेंट की सांद्रता की बात कर रहे हैं, ये बी रिएक्टेंट की सांद्रता की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास में आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा मोल बटा में लीटर, इसकी पावर तो 1 हो गई, और सेकेंड इनवर्स को हम अलग से लिख देंगे, और यहाँ पे क्या जाएगा, मोल लीटर, और ये आ जाएगा N1 प्लस में N2। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी मोल लीटर है, इसकी पावर 1 है, मोल बटा में लीटर है, इसकी पावर N1 प्लस N2 है।
तो यहाँ पर आधार समान है, तो ये घातें क्या हो जाएंगी, 1 में से n1 प्लस n2 माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या कर देंगे n1 प्लस n2 ये लिख देंगे, और सेकंड इनवर्स, ये क्या हो गया, k की इकाई हो गई, इसको हम k की इकाई बोल सकते हैं। जब हमें क्वेश्चन ऐसे आए कि अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई बताइए, तो अभिक्रिया वेग की इकाई तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी, और विशिष्ट अभिक्रिया की इकाई मोल पर लीटर 1 माइनस n1 प्लस n2 सेकंड इनवर्स। क्योंकि विशिष्ट अभिक्रिया वेग की जो इकाई होती है वो अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, अभिक्रिया कोटि पर, क्योंकि अभिक्रिया कोटि के आधार पर हम अब विशिष्ट अभिक्रिया वेग को निकालते हैं। के सभी जगह काम में लिया जाता है, चाहे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हमारी जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है वो देखिए, केस नंबर फर्स्ट, अगर हमारी कोटि जो है वो शून्य कोटि हो, तो शून्य कोटि के लिए निकालेंगे तो n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे हम, तो k के लिए शून्य के लिए निकाल रहे हैं तो k शून्य कर देंगे, यहाँ पर हम बराबर आ जाएगा मोल लीटर 1 माइनस शून्य सेकंड इनवर्स। ठीक है, एक में से 0 गया 0, तो k 0 के लिए जो आ जाएगी वो आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो जो शून्य कोटि की विक्रिया है उसकी जो इकाई है वो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स आ जाती है। कई बार क्या होता है, कोई रिएक्शन दे देते हैं और उसमें पूछा जाता है कि उसकी क्वेश्चन के रूप में कि अभिक्रिया कोटि कौन सी है, और वहाँ पर वैल्यू भी दी होती है, के की वैल्यू भी दे देते हैं कई बार। तो हम कोटि निकालने के लिए अगर उस के की वैल्यू देने के बाद में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। केस नंबर सेकंड, अब देखिए यहाँ पर हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो उसके लिए अभिक्रिया कोटि कैसे निकालते हैं वो इसी चैप्टर में आगे करेंगे हम। तो प्रथम कोटि के लिए n1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो k मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। ठीक है, एक में से एक गया तो क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे आ जाएगी शून्य और सेकंड इनवर्स। ठीक है, जब किसी भी आधार की इकाई या आधार पर शून्य घात लगी हो, 2 पे घात हो तो 1 वैल्यू आएगी, a पर घात हो तो भी 1 वैल्यू आएगी, 100 पर घात शून्य हो तो भी 1 वैल्यू आएगी, 1000 पे घात शून्य हो तो भी 1 वैल्यू आएगी, मान 1 ही आएगा, चाहिए शून्य कहीं लगाओ। तो इस पूरी की वैल्यू 1 हो गई और सेकंड इनवर्स। तो 1 के लिए निकालें तो k1 हो जाएगा, k1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेकंड इनवर्स हो जाएगी, यानी कि प्रथम कोटि की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। फिर उसके बाद में केस नंबर 3 की बात करें, द्वितीय कोटि के लिए। द्वितीय कोटि के लिए
तो द्वितीय कोटि के लिए क्या हो जाएगी, N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ रखेंगे तो K बराबर मोल बटा में लीटर 1 माइनस 2 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे K बराबर आ जाएगा मोल बटा में लीटर और 1 माइनस 1 तो -1 और सेकेंड इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, K बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, लीटर को ऊपर लेकर आएंगे तो लीटर इनवर्स हो जाएगा और इसका कितना दिया -1 और सेकेंड इनवर्स। -1 के अंदर क्या करोगे आप, यहाँ सेकेंड कोटि लिख रहे हो तो K2 आ जाएगा, वेग स्थिरांक का जो मान है। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लीटर +1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। जो द्वितीय कोटि की विक्रिया है उसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मो इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये थी विशिष्ट विक्रिया वेग की इकाई, ठीक है। तो विशिष्ट विक्रिया वेग की इकाई निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी विक्रिया है और उस अभिक्रिया की जो दर होती है वो रिएक्टेंट ए और बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार बताया गया है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो K आ जाएगा। K एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, इसको इधर लेकर आएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, वो बट्टा में नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अभिक्रिया की दर यहाँ आ गई। अभिक्रिया का दर और वेग, अभिक्रिया वेग का मतलब एक ही होता है, तो इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। इसको सांद्रता N1 सांद्रता N2 ले सकते हैं। मोल लीटर 1 इसकी 1 हो गई और सेकेंड इनवर्स यहाँ N1 और N2 आ जाएगा। यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, N1 प्लस N2 आ गया। यहाँ आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 1 में से N1 प्लस N2 माइनस हो गया और सेकंड इनवर्स हो गया। इस यहाँ पर हमें क्या हो गया, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई या वेग स्थिरांक की इकाई पता चल गई। इसको हम अभिक्रिया कोटि पर लागू करेंगे। शून्य कोटि के लिए N1 प्लस N2 का मान 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 रख देंगे। तो शून्य कोटि की जो इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रथम कोटि की सेकेंड इनवर्स ही होती है। कई बार क्वेश्चन दिया होता है और K की वैल्यू दे देते हैं और इक्वेशन भी दी हुई है, K की वैल्यू भी दी और उसके पीछे सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है। ऐसे पूछ लिया कि इसमें कौन सी कोटि होगी, तो सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है तो इसका मतलब प्रथम कोटि होगी। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है तो प्रथम कोटि हो जाएगी। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है तो द्वितीय कोटि हो जाएगी। तो जब घात किसी की भी 0 हो उसका मान हमेशा ही क्या आता है, 1 आता है। फिर द्वितीय कोटि के लिए N1 प्लस N2 का मान कितना है, 2 है। 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा और -1 इसको हम इस प्रकार लिखें मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थोड़ा सा इजी करके लिख दिया आपके लिए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो +1 और सेकेंड इनवर्स का सेकेंड इनवर्स आ गया। तो द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है। ध्यान से करना, बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में भी आया हुआ है। धन्यवाद।